नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। आज तुम लोग सीटेट 2023 ईवीएस के लिए एनसीईआरटी क्लास 3 के बुक के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। यानी कि पर्यावरण का जो सिलेबस है उसमें 15 नंबर पेडोलॉजी और 15 नंबर एनसीईआरटी बेस्ड पे आपको 3, 4, 5 की बुक से आएगा, जिसमें हम लोग क्लास 3 के बारे में कल हम लोगों ने चर्चा किया था। कल मैंने आपको एक कहानी के माध्यम से विष्णु चिंचालकर जी जो टॉपिक है आपका, वहां से शुरू करके मैंने आपको भोजन यानी कि विभिन्न विभिन्न प्रकार की जगहों पर विभिन्न प्रकार के भोजन खाए जाते हैं उसके बारे में बताया था। ठीक है, तो कहानी के माध्यम से ही छोटे छोटे टुकड़ों में हम पूरी 3, 4, 5 की बुक को कवर करेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है, कहानी के माध्यम शुरू करेंगे और उसी में सारा टॉपिक कवर कर देंगे ताकि आपको याद रहे। देखिए, अब बात करते हैं चिंचालकर जी की। विष्णु चिंचालकर जी जब छोटे थे, ठीक है, तो अब यहां से आप समझिएगा कि हर एक बच्चे की बात हो रही है। ठीक है, जब ये छोटे थे अर्थात जब ये बच्चे थे, तो जब भूख लगे, ठीक है, भूख लगे, अब जैसे कोई छोटा बच्चा है भूख लगेगा तो क्या करेगा, या तो रोएगा या तो कुछ इशारा करेगा, ऐसे दिखाएगा। ठीक है, दिखाएगा भोजन की तरफ या पानी देख के उसकी तरफ दौड़ेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनमें बोलने की शक्ति नहीं होती, या कह सकते हैं आप बोलने में वो अक्षम होते हैं, वो अपनी बातों को इशारे से समझाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और जैसे कि मेरे एक बगल का लड़का था, वो शुरू शुरू में जब उसको 1 रुपये दिया जाता था तो वो लेता था। ठीक है, मान लीजिए 1 रुपये का उसको 2 टॉफी मिल रहा था। एक दिन उसको मिल गया 2 रुपया। 2 रुपया मिल गया। अब उसको 2 रुपये मिला 4 टॉफी। तो दो दो दिन 4 दिन बाद जब उसको 2-2 रुपये मिलने लगा, फिर उसको एक दिन मिला 1 रुपया। तो पता है उस लड़के ने ऐसे इशारा किया, हमको ये दो ये। और आपको पता होगा कि जो 2 का नया सिक्का आया है उसमें ऐसे छपा हुआ है, अर्थात उसके दिमाग में समझ आ गई कि ये वाला जो है सिक्का, इससे हमें ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये है कि जो बच्चे होते हैं या ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जो अपनी बात को बोल नहीं सकते, वो क्या करते हैं, वो इशारों में चीजों को समझाते हैं। ठीक है, जैसे अगर उनको 5 चाहिए होगा तो ऐसे बताएंगे 5, क्योंकि बोल तो नहीं सकते, तो 5 आपको इशारा देंगे। तो इशारे में जो चीजें समझाई जाती हैं, देखिए, इशारे में जो चीजें समझाई जाती हैं, या कह दीजिए नाच के, ठीक है, जैसे नाच मतलब अब नाच का भी बहुत रूप होता है। जैसे कथक कथक में ऐसे ऐसे करके करते हैं और ऐसे मुद्राएं होती हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, इशारे से अपनी बात को समझाने को क्या कहते हैं, मुद्रा। ठीक है, पैसा नहीं, मुद्राएं। ठीक, इशारे से अपनी बात किसी और को समझाना क्या कहते हैं, मुद्राएं। ठीक है, अब देखिए, अगली चीज ये है कि जैसे अब बच्चा अब चीजों को तो समझा दिया, अब मान लीजिए वो ना तो सुन पा रहा है ना तो बोल पा रहा है, अब कैसे करेगा। जैसे कोई लड़का ये है, मान लीजिए 2 लड़के हैं। ठीक है, देखिए, ये पहला लड़का है, ये दूसरा लड़का है। अब ये दोनों इशारे से अपनी चीजों को समझाएंगे। दोनों को लगी है भूख, अगर आपने इसको दे दिया खाना तो ये खुश हो जाएगा, इसको आपने खाना नहीं दिया तो ये क्या होगा, रोने लगेगा। इन दोनों चेहरों को देख के आप समझ सकते हैं कि चेहरे के हाव भाव से भी हम बच्चे की मनोस्थिति का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो चेहरे के हाव भाव से हम पर्यावरण की दृष्टिकोण से देखा जाए तो चेहरे के हाव भाव से भी हम उसको शिक्षण कार्य करा सकते हैं, या उसको चीजों को समझा सकते हैं, या उसकी चीजों को हम समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप किसी को ऐसे आंख दिखा दीजिए तो समझ जाएगा कि हमको डांटने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर कोई बच्चा देख नहीं पा रहा है, अंधा है, तो उसके कान में आप प्यार से बोलिए कि हाँ बेटा तुमको खाना मिलेगा, तो समझ जाएगा। उसको तेज चिल्ला दीजिए, भाग जाओ यहाँ से, खाना नहीं है, तो डर जाएगा। ठीक, अर्थात आपकी बातों को जो व्यक्ति केवल सुन पा रहा है वो भी समझ सकता है, जो व्यक्ति केवल देख पा रहा है वो इशारों से समझ जाएगा, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, और जो व्यक्ति बोल पा रहा है तो बोल के बता ही देगा। ठीक, तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि सीखने के लिए, ईवीएस को समझने के लिए केवल जरूरी नहीं है कि आपको लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना सब आता हो।
अगर आपको केवल सुनना आता है तो भी आप सीख सकते हैं, केवल आप देख सकते हैं तो भी सीख सकते हैं, और अगर आप बोल सकते हैं तो भी आप सीख सकते हैं। तीनों चीजें नहीं है फिर आप इशारे से भी सीख सकते हैं। हाँ, समय लगेगा लेकिन सीख सकते हैं। क्लियर? तो ये बात हो गई चिंचालकर के बचपन के बारे में। ठीक है, देखिए अब क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि ये बहुत बड़े चित्रकार थे, किसके? पत्तों के। तो एक दिन ये गए कहाँ? बगीचे में। एक दिन ये गए बगीचे में, वहां इन्होंने देखा कि पक्षियों की लड़ाई हो रही है, भयंकर लड़ाई हो रही है। ठीक है, पक्षियों की क्या हो रही है? भयंकर लड़ाई हो रही है। कैसी लड़ाई हो रही है, बात को समझिएगा। अभी आपको समझाएंगे फनी तरीके से, भाई समझिएगा। देखिए इसमें मोर, मोर क्या कह रहा है? मोर कह रहा है कि मैं तो राष्ट्रीय पक्षी हूं, राष्ट्रीय पक्षी हूं और बढ़िया क्या करता हूं? नाच करता हूं, इसलिए सबसे बड़ा मैं हूं। कौवा बोल रहा है नहीं, सबसे बड़ा मैं हूं क्योंकि मैं तेज आवाज निकाल सकता हूं, तेज आवाज करता हूं। ठीक है, फिर कोयल बोल रही है, मैं क्या करती हूं? मैं मीठा गाती हूं, मैं मीठा गाती हूं। गिद्ध बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मैं तो सफाई कर्मी हूं। सफाई कर्मी मतलब समझते हैं आप? वातावरण को शुद्ध करता हूं, वातावरण को शुद्ध करता हूं, सड़ी गली चीजों को खा खा के वातावरण को शुद्ध करता हूं। चील क्या बोल रही है? चील बोल रही है मैं दूर देख सकती हूं, दूर देख सकती हूं इसलिए मैं सबसे महान हूं, दूर से ही अपने शिकार को ढूंढ लूंगी। ठीक, फिर दर्जिन पक्षी, दर्जिन पक्षी क्या बोल रही है? मैं पत्तों को, मैं पत्तों को सिलकर घर बना लेती हूं या घोंसला बना लेती हूं इसलिए सबसे महान मैं हूं। तब इसमें बोल रहा है कौन? कठफोड़वा, कठफोड़वा ये बोल क्या बोला? मैं टुक टुक आवाज करता हूं, टुक टुक आवाज प्लस तने में छेद बना के मैं घर बना सकता हूं इसलिए मैं सबसे ज्यादा महान हूं। क्लियर है? इसलिए मैं सबसे ज्यादा महान हूं। बात को ध्यान समझिएगा, बात को ध्यान समझिए। देखिए चिंचालकर जी ने देखा पक्षी लड़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मोर कह रहा है कि मैं सबसे ज्यादा बड़ा हूं, मैं सबसे महान हूं क्योंकि मैं राष्ट्रीय पक्षी हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं नाच सकता हूं। कौवा कह रहा है मैं बहुत तेज बोल सकता हूं इसलिए सबसे महान मैं हूं। कोयल कह रही है मैं मीठा गाती हूँ, लोगों को पसंद हूँ इसलिए सबसे अच्छी मैं हूँ। गिद्ध बोल रहा है मैं वातावरण को शुद्ध करता हूँ ताकि तुम लोग जिंदा रह सको इसलिए सबसे महान मैं हूँ। चील कह रहा है मैं दूर तक देख सकती हूँ इसलिए सबसे महान मैं हूँ। दर्जिन कह रहा है कि हटो तुम लोग आलसी हो, मैं अपना घर सिल के बनाती हूँ इसलिए मैं महान हूँ। दर्जिन पक्षी सिल के घर बनाती है पत्तों को। कठफोड़वा कह रहा है मैं तनी में छेद कर देता हूँ इसलिए मैं सबसे महान हूँ। इतने में देख बोला कौन? तोता। कहा हटो तुम सब के सब बेवकूफ हो, मैं क्या करता हूं? बोल सकता हूं। क्या कर सकता हूं? बोल सकता हूं प्लस मैं मिर्च खा सकता हूं, मैं मीठा बोलता भी हूं, मिर्च खाता हूं इसलिए सबसे बड़ा मैं हूं, मैं बॉस हूं। तब तक मैना देखी दो तमाचा लगाई, क्या रे कमीना तू महान है? तो बोला नहीं नहीं मैं नहीं हूं। तो मैना बोली मैं महान हूं, मैं। ठीक, तो मैना क्या बोली? मैं महान हूं। और कैसे बोली? दो थपड़ा मार के। बारी जब तोता को, तोता का गर्दन ऐसे हो गया, आगे पीछे हो गया, अर्थात मैना अपनी गर्दन क्या कर लेती है? आगे पीछे कर लेती है। ठीक है, मैना अपनी गर्दन को आगे पीछे कर लेती है, तेजी से आगे पीछे कर लेती है। क्लियर? और इन सब की लड़ाई को उल्लू देख रहा था, कोई इधर से घूम रहा है, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर चिल्ला रहा है, कोई इधर चिल्ला रहा है। अर्थात उल्लू अपनी पूरी गर्दन को घुमा सकता है। ठीक है, तो उल्लू जो जो पक्षी होता है
ये अपनी गर्दन को घुमा सकता है ज्यादातर, ठीक है, ज्यादा घुमा सकता है, बहुत ज्यादा, लगभग 180 डिग्री, मतलब पूरा लगभग घुमा लेता है 360 डिग्री, ठीक है। तो उल्लू जो है वो अपनी गर्दन सबसे ज्यादा घुमा सकता है। क्लियर। देखिए, तो ये पक्षियों के बारे में हो गई। एक कहानी के माध्यम से मैंने आपको बता दिया, खूब पूछता है। 2018 में क्वेश्चन ये पूछा गया था, 2019 में ये पूछा गया था, 20 में ये पूछा, लगातार पूछेगा, कुछ ना कुछ इसमें से पूछेगा ही पूछेगा। बाकी पक्षियों की और खासियत होती है, जब हम आवाज पढ़ेंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप इन पक्षियों को जान लीजिए। इनमें से 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये एक सफाई कर्मी वाला, दर्जन पक्षी वाला, कठफोड़वा वाला, और मैना और उल्लू। ये 4-5 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए देखते हैं। इसके बाद में, लड़ाई के बाद में उल्लू ने सबको समझाया, कहा देखो ऐसा है, सबकी अलग अलग खासियत होती है, सब अपनी जगह पे अलग अलग महान है। और उसने बताया कि देखो हमारे पंख एक जैसे हैं, सबके पंख, किसी का काला है, किसी का नीला है, किसी का उजला है, लेकिन काम तो एक ही करता है। सबके पंख उड़ने में मदद करते हैं। पहला काम क्या हुआ, पंख का पहला काम क्या हुआ, उड़ने में मदद करता है। किसमें? उड़ने में मदद करता है। दूसरा, शरीर को गर्म रखता है। शरीर को क्या रखता है? गर्म रखता है। तीसरा ये है, जब पुराने पंख गिर जाते हैं तब क्या होता है, नए पंख आ जाते हैं, ठीक है। पक्षियों के जब पुराने पंख गिर जाते हैं तो उनकी जगह पे नए पंख आ जाते हैं। क्लियर हो गया, नए पंख आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये लड़ाई उड़ाई देखने के बाद में इनका दिमाग चकरा गया। किनका? चिंचालकर जी का दिमाग गर्म हो गया। ये थक हार के आ गए, आके बोल रहे हैं मम्मी कुछ दे दो खाने के लिए। हाँ, तो इनकी मम्मी कहीं, अच्छा। इनकी मम्मी बोली जाओ, आलू हम क्या किए हैं, उबाले हैं। उबाले हैं मतलब पानी में, अच्छा, जैसे आप उबाल देंगे तो उसको छील के आप खा सकते हैं, बड़ा मजा आता है, ठीक है। जाओ खा लो। ये गए, देखे, कहे हमको जम नहीं रहा है, खाए, कहे मजा नहीं आया। कहे अच्छा, मजा नहीं आया, जाओ इसको भून के खा लो। तो इन्होंने भून कर खाया। कहे नहीं, भून दे रहे, काला काला हो गया, जर गया, हम नहीं खाएंगे। कहे तब लो, इसको सेक लो तवे पे, या हल्की आंच में सेक करके खा लो। सेक करके खाए, उन्हें मजा आया, तो उन्होंने कहा पूरी सब्जी से खाने में मजा आ रहा है, पूरी खाएंगे, पूरी सब्जी। तो आलू को इन्होंने तलवा दिया या तल करके खा लिया, ठीक। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि विष्णु चिंचालकर जी ने आलू को 4 तरीकों से खाया, सेक कर, तल कर, भून कर, और सेक कर, तल कर, भून कर, और उबाल कर। सेक कर, तल कर, भून कर, और उबाल कर। तो हम भोजन उबाल के बना सकते हैं, खा सकते हैं, भून करके खा सकते हैं, सेक करके और तल करके। तो यही 4 तरीके हैं खाना पकाने के। तो आपसे पूछता है कि भोजन बनाने के निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सही है या कौन सा तरीका सही नहीं है, या उन जोड़ों को छांटिए जिसमें भोजन बनाने के तरीकों को दिया गया है। तो यही चारों ऑप्शन ढूंढिएगा, उबाल कर, भून कर, सेक कर, तल कर। उबाल कर, भून कर, सेक कर, तल कर, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये बात हो गई भोजन तक की। अब ये खाना पीना खा लिए, जब ये बड़े हो गए थोड़े से, तब भाई अब इतने फेमस हो गए कि इसके पत्तों से चित्रकारी के लिए इनको जगह जगह बुलाया जाने लगा। तो जब इन्होंने बताया कि जब ये दिल्ली गए थे तो दिल्ली में इन्होंने सुरंग पार की थी। अर्थात आपको ये जानना है कि सुरंग, रेलवे जो होती है, रेलवे या रेलगाड़ी सुरंग में किस राज्य में चलती है, बहुतायत किस राज्य में? तो दिल्ली में। दिल्ली में सुरंग के नीचे से चलती है, ठीक है। फिर इन्होंने बताया कि गांवों में बैलगाड़ी से इनको जाना पड़ता था, जब भी कोई बुलाता था तो गांव में बैलगाड़ी से इनको जाना पड़ता था। विदेश यात्रा इन्होंने कैसे की थी? हवाई जहाज से। ये तो आप जानते ही हैं, एरोप्लेन से विदेश यात्रा करेंगे, ठीक है।
ये तो ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, जब ये केरल गए तो केरल में इन्होंने बस से भी यात्रा की, कार से भी यात्रा की, जो कि कॉमन है, लेकिन केरल में नाव से भी यात्रा करते हैं। ठीक है, देखिए इन टॉपिक को हम ऐसे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी इनके ये टॉपिक अलग से है, इसमें थोड़ा सा आ गया इसलिए चर्चा कर ले रहे हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ जगहों पर ये गए तो इन्होंने एक बड़ी गड़बड़ चीज देखी। क्या देखी? इन्होंने देखा कि कुछ जगहों पर जो माता पिता थे वो स्टडी का काम केवल बॉयज को और वर्क का काम, घर का काम केवल गर्ल्स को करवाते थे। ठीक है, अर्थात ये कहते थे कि लड़के जो हैं वो पढ़ेंगे और लड़कियां जो हैं वो घर का काम करेंगी। ये इनको बात जमी नहीं, तो इन्होंने इनको जाके समझाया कि नहीं, दोनों को समान अधिकार है। बच्चे जो हैं वो अगर समय पाते हैं तो लड़के भी घर के काम में हाथ बटाएं और लड़कियों को पढ़ने का अधिकार है। अर्थात इन्होंने कहा, माता पिता को इन्होंने क्या समझाया? इन्होंने समझाया लिंग भेदभाव। ठीक है, लिंग भेदभाव ना किया जाए, अर्थात लैंगिक रूप से बालक और बालिकाओं को समान देखा जाए। और ईवीएस भी यही कहता है। ठीक है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रत्येक बच्चा या बच्ची, प्रत्येक बालक या बालिका को समान अधिकार है शिक्षा प्राप्त करने का। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी एनसीईआरटी की आज की क्लास। कहानी के माध्यम से हम सारे टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।